हेलो और खुश आमदीद एक और एक्टिविटी में जिसमें हम एक रैंडम यूज़र्स की लिस्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे और ये इस कोर्स की आखिरी एक्टिविटी है। तो इसमें हम करेंगे क्या? एक सिंपल सा पेज होना चाहिए जिस पेज पे एक रीलोड का बटन होगा और उसके अलावा लिस्ट ऑफ रैंडम यूज़र्स होगी जिसमें यूज़र्स की इमेज आ रही होगी, यूज़र का नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और यहाँ पर एक बस मैसेज का बटन होगा। ये मैसेज का बटन फिल वक्त कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करेगा कि हम उस यूज़र का नाम लॉक कर देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये लिस्ट हमारे पास नज़र आ रही हो और साथ ही साथ ये रीलोड का बटन हो ताकि हमें मज़ीद रैंडम यूज़र्स मिलना स्टार्ट हो जाएँ। हम एक वक्त में 5 ऐसे रैंडम यूज़र्स दिखा रहे होंगे जो कि हमें दिखाने हैं। इसके लिए हम क्या-क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, हमारे पास एक एपीआई है randomuser.me और इसकी ये यूआरएल है randomuser.me/api और इससे हमें असल में एक रैंडम यूज़र मिलता है। अगर आप इसको क्लोज़ करके देखोगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट्स 1 है और हमें इस एरे के अंदर रिज़ल्ट्स के एरे के अंदर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो भी एक ही है। और हम दूसरी साइड पे अगर देखें कि इसको अगर हम दें क्वेश्चन रिज़ल्ट्स इक्वल्स 5 तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 रिजल्ट्स हैं और ये यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहे हैं। तो हम बेसिकली 5 के साथ काम करेंगे, तो ये यूआरएल होगी जो हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो आपको मॉकअप में नज़र आ रहा है यहाँ पे मैसेजेस, ये मैसेजेस के लिए हमने हीरो आइकन्स यूज़ किए हैं। आप heroicons.com पे जाओगे और मैसेज लिखोगे तो ये वाला एसवीजी है जो हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रीलोड लिखेंगे तो ये वाला एरो पाथ जो है इसको हम कॉपी कर सकते हैं और इसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं अपनी एचटीएमएल के अंदर। तो अब बात आती है कि अब हम किस तरीके से इसको कोड करें। इसमें मोस्ट ऑफ द जो टेक्निक्स हैं, ज़्यादातर टेक्निक्स जो है वो बहुत ही बुनियादी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि थोड़ी सी मुश्किल हैं या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन स्टिल उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा चीज़ें लर्न करने में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास इंडेक्स एचटीएमएल है, स्क्रिप्ट है और सीएसएस है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम लेआउट बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसके लेआउट को देखना स्टार्ट करें तो मैं हमेशा बॉक्सेस से कैटेगराइज़ करता हूँ कि कौन-कौन से बॉक्सेस मौजूद हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये वाला बॉक्स है जो कि आउटर मोस्ट बॉक्स है ये वाला, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास एक रो और आ जाती है जो कि ये वाली है और उस रो के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि फिल वक्त ये वाला एलिमेंट है। तो एसेंशियली ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ ब्लू लाइन से या ऑरेंज से तो मे बी ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, फिर उसके बाद हमारे पास एक और बॉक्स आ जाता है जो कि ये वाला है और ये जो बाहर वाले बॉक्सेस हैं इसको मैं सेक्शन कह रहा हूँ और जो अंदर वाले बॉक्सेस हैं इसको हम देखेंगे कि इसको क्या एलिमेंट कहा जाए। उसके बाद फिर मेरे पास बस ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि दो चीज़ों में डिवाइड होंगी, एक हमारे पास यहाँ पे हेडर आ जाएगा और फिर हमारे पास सेक्शन आ जाएगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे, हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक हेडर क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक सेक्शन और सेक्शन के अंदर बेसिकली यूज़र्स की लिस्ट आ रही होगी। हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एसवीजी या एक एरो का आइकन। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस हेडर को हम एक क्लास दे देते हैं या हम आईडी दे देते हैं, इसको कहते हैं मेन हेडर और इसके अंदर बेसिकली हम एक आइकन रखेंगे जो कि एसवीजी होगा। तो इसके लिए हीरो आइकन्स पे ये रीलोड वाले पे कॉपी एसवीजी कर रहा हूँ मैं और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक एसवीजी आ गई जिसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास एक एसवीजी है जिसको हम यहाँ पे अपने पास रेंडर करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये एसवीजी आ गई, सही है। और ये अभी पूरे पेज पे आ रही है, तो विच इज़ नॉट रियली व्हाट वी वांट। तो हम अब क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और हम कहेंगे कि मेन हेडर के अंदर जो एसवीजी है उसको कोई स्पेसिफिक साइज़ दे दिया जाए। तो हम एससीएसएस पे जाते हैं और स्टाइल लिखते हैं और यहाँ पे हम जाके कहेंगे कि भाई मेरे पास जो मेन एसवीजी है, सॉरी मेन हेडर है, इसके अंदर जो पहली एसवीजी आ रही है इसको आपने देनी है विड्थ लेट्स से 100 पिक्सल और हाइट भी हमने 100 पिक्सल देनी है। वैसे 100 पिक्सल थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट सिंप्लिसिटी हम चला के अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा आ गया। अब इसको हम ले लेते हैं एक्चुअल में अबाउट 40 पिक्सल जो कि मैं ओरिजिनली लेना चाह रहा था। तो ये 40 पिक्सल और ये 40 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये तकरीबन इतनी आ गई। हम इसको यहीं तक रखते हैं, हम वैसे चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, लेट्स डू गो विथ 30 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये एंड में आ जाए, तो इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हम पहले सीखते हुए आए। तो पहली चीज़ तो ये कि मेन हेडर जो है हम यहाँ पे HTML को मार्जिन 0 और पैडिंग 0 देंगे और हम यहाँ पे HTML और बॉडी दोनों को ये काम दे रहे होंगे, ठीक है। तो हम सेव करते हैं। तो हमारे पास कोई मार्जिन, कोई पैडिंग नहीं आनी चाहिए, तो ये बिल्कुल कोने पे चिपका हुआ रहा है। हेडर को हम मार्जिन देंगे, तो हम कहेंगे मेन हेडर की जो लेफ़्ट और राइट वाली मार्जिन है वो हमें देनी है। तो उसके लिए हम मार्जिन इनलाइन दे सकते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स जो अभी हैं मॉडर्न उसमें सपोर्टेड है। तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे लेफ़्ट और राइट से मार्जिन आ जाएगी, तो ये 30 पिक्सल की मार्जिन आ गई।
अब मैं ये चाह रहा हूँ ये मेन हेडर जो है ये इस एसवीजी को कोने पे ले जाए, तो इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। अगर मेरा मेन हेडर यानी कि ये बाहर वाला ऑरेंज फ्लेक्स है और मैं इसके फ्लेक्स के जस्टिफाई को कहूँ फ्लेक्स एंड, तो अंदर वाली सारी चीज़ें एंड पे चली जाती हैं। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम कहेंगे फ्लेक्स और यहाँ पे हम कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और हम कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तो ये बीच में आ जाएगा जस्ट लाइक दिस, लेकिन मैं सेंटर नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ फ्लेक्स एंड, तो ये एंड में चला जाएगा। तो हम इसको फ्लेक्स एंड कर देंगे, तो ये वहाँ पे आ गया जहाँ हमें चाहिए था। अच्छा, अब मुझे नज़र आ रहा है टॉप से कोई गैप नहीं है उस पर, और हमारे मॉक के अंदर टॉप से भी थोड़ा सा गैप है। तो हम टॉप से भी गैप देना चाह रहे हैं, तो सीधा सीधा मार्जिन को ही हम यहाँ पे ले लेते हैं 30 पिक्सल, ताकि चारों तरफ से जो मार्जिन इस पे लगे वो 30 पिक्सल की लग जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो लेफ्ट और राइट से हम ले लेंगे 30 और टॉप और बॉटम से हम ले लेते हैं 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल 30 पिक्सल का मतलब हुआ टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट 30 पिक्सल। दिस लुक्स फाइन टू मी। अब हम जाते हैं सेक्शन में। इस मेन सेक्शन को हम आईडी देते हैं यूजर्स लिस्ट सेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये यूजर्स लिस्ट सेक्शन आ गया। इसको भी हम सिमिलर मार्जिन देंगे, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं लेट्स मूव दिस अराउंड यूजर्स लिस्ट सेक्शन। इसको हम कहेंगे कि मार्जिन इन लाइन 30 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर हम यूज़र्स की लिस्ट लेकर आ रहे होंगे, तो यूज़र के एलिमेंट्स ला रहे होंगे। तो सबसे पहले तो कोड कर लेते हैं यूज़र का एलिमेंट एक दफ़ा, ताकि हम उसको प्रोग्रामेटिकली बाद में जनरेट कर सकें। तो हम अगर अपने यूज़र के एलिमेंट को देखें तो एक बॉक्स है, मैं ये बॉक्स से ज़रा हटा रहा हूँ। अब इसको अगर हम एनालाइज करना स्टार्ट करें तो ये एक आउटर बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास दो सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हमारे पास एक ये सेक्शन है पूरा का पूरा। सही है, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि 3 सेक्शन है या 3 कॉलम्स है। एक इमेज का कॉलम है, एक कंटेंट का कॉलम है और फिर आखिर में एक मैसेज का कॉलम है। ठीक है, ये तो ये 3 बॉक्सेस हैं। तो एक आउटर बॉक्स और 3 इनर बॉक्स हमें बनाने हैं, तो यही काम हम करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि लिस्ट है, इसके लिए हम एक यूएल ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम एक लिस्ट आइटम लेंगे और इस लिस्ट आइटम के अंदर हम वो आइटम्स लेकर आ रहे होंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम आईडी दे देते हैं फॉर एग्जांपल यूज़र्स लिस्ट। हम इसको सेव करेंगे और इस आइटम को हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि ये यूज़र लिस्ट आइटम है, तो इसको क्लास देंगे हम, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे तो इसलिए हम क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, आईडी इस्तेमाल नहीं कर रहे। लिस्ट एक ही है, लिस्ट आइटम बहुत सारे हैं, तो क्योंकि लिस्ट आइटम ज़्यादा हैं इसलिए हम क्लास इस्तेमाल करेंगे। हम करेंगे कि यूज़र आइटम एक क्लास है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अब मैं फॉर एग्जांपल फिलवर्क कह देता हूँ एसन। ठीक है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे एसन आ जाएगा। अच्छा, ये डॉट वगैरह नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास इस डिज़ाइन के अंदर कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं है। लेकिन यू एल अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अगर आप एल आई डालते हैं तो उसमें इस तरह की डिस्क्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और ये अगर आपने कोर्स फॉलो किया है तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ यूज़र्स लिस्ट, ठीक है, और यूज़र लिस्ट स्टाइल क्या है, यूएल है, तो अगर मैं इस यूएल के अंदर वाले सारे एल को बोलूँ कि आपके पास लिस्ट स्टाइल जो है वो नन होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ से हट गया ये। ठीक है, तो हम लिस्ट स्टाइल नन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें, इतना तो हमें समझ आ गया। अब अगर हम इसके HTML को देखें तो एल के अंदर होना क्या क्या चाहिए। एल जो है वो ये आउटर बॉक्स था जो हमने बनाया, उसके अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं और 3 कॉलम्स आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये एल आई इटसेल्फ फ्लेक्स होगा, तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं स्टाइल देना। हम इसके अंदर कहते हैं कि भाई इसकी जो CSS है इस पर ज़रा जाइए, और हम कहते हैं यहाँ पे कि यूज़र्स लिस्ट जो UL है, ठीक है, उसका जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, सॉरी, उसके अंदर यूज़र्स लिस्ट जो है वो UL है और उसका हम कह सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके आगे का हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमें तीन ग्रुप्स बनाने हैं। पहला ग्रुप्स जो है वो, या पहला HTML जो है वो है इमेज का, दूसरा कंटेंट का और तीसरा मैसेज का। तो हम LI के अंदर क्रिएट करते हैं एक डिव, या इसके बजाय हम डिव के बजाय हम स्पैन भी ले सकते हैं, बट आई विल गो विद डिव। हम कहते हैं डिव, और हम यहाँ पे एक दूसरी डिव ले रहे हैं और तीसरी डिव ले रहे हैं। ये वाली जो डिव है इस पर क्लास आएगी कौन सी, यूज़र इमेज। इस वाले पे क्लास कौन सी आएगी, यूज़र कंटेंट। और इस वाली पे क्लास कौन सी आएगी, यूज़र मैसेज बटन। ठीक है, तो लेट्स से हम ये कहते हैं, और क्योंकि ये डिव ये बटन है तो इसको बटन ही ले लेते हैं, इसको डिव नहीं ले रहे हम। ठीक है, और इस मैसेज बटन के अंदर हमारे पास जो SVG है वो आएगी मैसेज की, तो हम मैसेज सर्च करेंगे, यहाँ पे जाके इसको कॉपी हम करेंगे SVG, और यहाँ पे जाके हम इस SVG को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे बाद में, बट लेट्स सेव इट फॉर नाउ।
अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो देखें क्या होता है, मेरे पास सिर्फ एक बटन आ रहा है जिसके अंदर वो जो SVG है वो फिलवक नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और इसको हम देखेंगे कि वाई दैट इज़ द केस। अगर मैं इसको ले लूँ पेन तो क्या फिर मुझे SVG नज़र आएगी? लेट्स सी। नहीं, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ़ आई गो अहेड एंड से, अगर मैं इस SVG को सिर्फ इस्तेमाल करूँ तो क्या होता है? तो क्या ये नज़र आएगी? स्ट्रोक लाइन कैप राउंड, स्ट्रोक लाइन जॉइन राउंड, नॉट रियली। फिल नन और करंट कलर इस्तेमाल कर रहा है ये। वील सी, मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्लेक्स, लेकिन हम देखेंगे। अगर इसी SVG को मैं बाहर पेस्ट करूँ, और ये अब आप मेरे डिबगिंग स्किल्स देख रहे हैं, तो देखते हैं सेक्शन के बाद क्या आता है। ओके, सही है, तो सेक्शन के बाहर नज़र आ रहा है, ये सेक्शन के अंदर नज़र नहीं आ रहा। वील फाइंड आउट वाई, ठीक है। इसको फिल वक्त बटन रखते हैं। अच्छा जी, और इस बटन को हमें शायद कोई टेक्स्ट वगैरह भी शायद देना पड़े, बट वी विल सी, देखते हैं इसको। फिर हम कहते हैं यूज़र इमेज। यूज़र इमेज के अंदर हमारे पास होना चाहिए इमेज IMG, और IMG के अंदर अभी जो रैंडम यूज़र वाली इमेज है, बस उसमें से किसी एक की इमेज उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मीडियम या थंबनेल, तो इसको कॉपी करते हैं, सही है, और इसको हम यहाँ पे ले जाके सोर्स के अंदर सेट कर देते हैं। तो हमारे पास एक इमेज आ जानी चाहिए यहाँ पे इस यूज़र की, ठीक है, आ गई। अब हमारे पास कंटेंट है। कंटेंट के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि 3 चीज़ें। अभी हम स्टाइल किसी चीज़ को नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ कंटेंट भर रहे हैं या HTML बना रहे हैं। कंटेंट के अंदर क्या क्या मौजूद है? नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम इसके 3 डिव्स बना लेते हैं। हम कहते हैं डिव, पता नहीं यहाँ पे काम करता है या नहीं करता, करता है, सही है, नहीं, 3 डिव स्टार 3, सही है, बनता है। पहले के अंदर नेम आएगा तो हम यहाँ पे कहेंगे नेम। दूसरे के अंदर जो है वो आता है ईमेल, और तीसरे के अंदर आता है कॉन्टैक्ट। तो हम इसको सेव करते हैं। तो हमारे पास अब क्या हुआ? नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट आ गया और ये डिव आ गया, सही है। अब हम स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे इसको अपने मॉक के लिहाज से, इस तरीके के लिहाज से। तो पहली चीज़ हमें ये करनी पड़ेगी कि यूज़र आइटम इटसेल्फ जो है, हर आइटम, इसको हमें बनाना पड़ेगा फ्लेक्स। तो हम स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि यूज़र लिस्ट LI जो है उसका लिस्ट स्टाइल नन है। अच्छा, हर LI पे हमने जो है वो ये क्लास भी लगाई हुई है यूज़र आइटम, तो इंस्टेड ऑफ LI हम यहाँ पे कहेंगे यूज़र आइटम की क्लास जिस पे लगी हुई हो उस पे लिस्ट स्टाइल नन होना चाहिए, उसका डिस्प्ले जो है वो होना चाहिए फ्लेक्स। जैसे ही हम ये करेंगे आपको नज़र आएगा कि ये एक लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि फ्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन में ले आता है सबको। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल चिपका हुआ है। उसका रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको हम एक नए पेज पे ले जाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें एनालाइज करके, तो आपको नज़र आएगा कि यूज़र्स लिस्ट जो है ना वो पूरी की पूरी विड्थ लेती है, लेकिन यूज़र आइटम छोटा सा है। तो हमें ये करना है कि हमें इस यूज़र आइटम को विड्थ दे देनी है पेरेंट वाली, तो हम कहेंगे विड्थ 100%, ठीक है। तो इससे ये होगा कि ये पूरा का पूरा यूज़र आइटम फैल जाएगा पूरे विड्थ पे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें डाल सकते हैं। तो पहला तो हम ये काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और हम कहेंगे यूज़र आइटम को विड्थ दे दो 100%, और फिर हम कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट जो है इसको हम कह सकते हैं स्पेस बिटवीन। अब इससे देखें क्या होगा, बराबर बराबर गैप आ गया तीनों में। ये काम मुझे नहीं करना, मुझे ये करना है कि जो कंटेंट है ना ये पूरी की पूरी जगह ले। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये कंटेंट जितनी जगह मिलती है ले लेता है, अपार्ट फ्रॉम ये बटन और अपार्ट फ्रॉम दिस इमेज। तो उसके लिए हम ये वाला जो कंटेंट है यूज़र कंटेंट, इसको हम कह सकते हैं कि फ्लेक्स 1, ताकि पूरे पूरे फैल जाओ। तो इसके लिए हम जाएंगे और अपनी CSS पे कहेंगे कि यूज़र्स लिस्ट के अंदर जो यूज़र आइटम है यानी कि LI, उसके अंदर जो यूज़र कंटेंट है उसको आप फ्लेक्स दे दो 1। इससे ये होगा कि ये बीच वाला जो है पूरा पूरा फैल जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसने पूरी जगह ले ली यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसको जाके माउस ओवर करूँ रिफ़्रेश करके, तो आपको नज़र आएगा कि अब देखिए क्या है, ये यूज़र आइटम है पूरा का पूरा, इसके अंदर ये यूज़र इमेज है, ये यूज़र कंटेंट है जो पूरी जगह ले रहा है जितनी इसको मिल रही है, और फिर उसके बाद ये मैसेज बटन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक वी आर क्लियर। इसके बाद हमें ये काम करना है कि इनके दरमियान गैप आना चाहिए नेचुरली। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारा ये जो आइटम है जिस पे फ्लेक्स लगा हुआ है, यानी कि इन तीनों का पेरेंट, यानी कि ये जो बाहर वाला आउटर बॉक्स है ये वाला, नॉट ये वाला, ये वाला, इस पे हम करेंगे कि इस पे हम कहेंगे गैप 16 पिक्सल। तो 16 पिक्सल से हर चीज़ के दरमियान गैप जो आ जाएगा वो 16 पिक्सल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप आ गया, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है ये। आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा गैप। ये देखें, ये यहाँ तक आ रहा है, ये वहाँ पे आ रहा है, और अगर मैं पेरेंट को माउस ओवर करूँ तो ये जो पर्पल कलर की चीज़ें बीच में आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, डैट इज़ द गैप, कि इस यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, ठीक है।
तो ये यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हमें ये काम करना है कि ये जो बटन है इसको फिक्स करते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इसको या तो विड्थ और हाइट नहीं मिली हुई, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, या तो इसके अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसके मे बी इस वजह से प्रॉब्लम है। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट लिखें तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टेस्ट भी आ रहा है और यहाँ पे ये इमेज भी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें, अगर हम यहाँ पे NBSP लगा दें, यानी कि नॉन, आई थिंक इट्स कॉल्ड समथिंग समथिंग स्पेस, लेकिन अगर हम NBSP लगा लें तो कुछ स्टार्ट मतलब कुछ शो भी नहीं होगा और हमारे पास ये आइकॉन भी आ जाएगा, सही है। अच्छा, यूज़र मैसेज बटन का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको कोई विड्थ और हाइट दे दें। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम अपने CSS के अंदर लिखेंगे कि मेरे पास यूज़र्स लिस्ट के अंदर जो यूज़र आइटम है, हर आइटम के अंदर जो मैसेज बटन है इसको आप विड्थ दे दो 30 पिक्सल की और इसको हाइट भी दे दो 30 पिक्सल की, ठीक है। लेट्स सी कि इससे फिक्स होता है कि नहीं होता, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि ये बटन फिक्स हो गया। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे माउस ओवर कर रहा हूँ तो इसको गौर से देखें, ये जो बटन है ना ये बिल्कुल ऊपर जाके लग रहा है इस पूरी डिव पे, सही है। और ये जो इमेज है असल में वो भी ऊपर जाके ही लग रही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, नॉट दिस बट इसको, तो आपको नज़र आएगा कि ये इमेज इटसेल्फ, अगर मैं माउस ओवर करूँ यूज़र्स लिस्ट पे तो देखें इमेज ऊपर लगी हुई है और ये बटन भी ऊपर लगा हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस एलिमेंट पे जो आइटम है इस पे अगर हम दे दें जाके आइटम्स और अलाइन आइटम्स सेंटर, तो आप देखेंगे हर चीज़ सेंटर में आ जाती है। यानी कि इस डिव में इस LI के अंदर, इस यूज़र आइटम के अंदर हर चीज़ वर्टिकली सेंटर्ड होगी। आपको नज़र आ रहा है बटन एग्जैक्टली सेंटर हुआ हुआ है, सही है। लेकिन आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि इमेज जो है ना वो सेंटर नहीं है। और इमेज के अंदर भी आप यहाँ पे देखो अगर गौर से तो थोड़ी सी जगह खाली है। इसको ज़रा जूम इन करके देखते हैं, उसको भी हम फिक्स करेंगे, मसला नहीं है। यहाँ पे यूज़र इमेज, ये आइटम है, ये यूज़र इमेज है और यूज़र इमेज के अंदर देखें नीचे वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नीचे से थोड़ा सा वाइट स्पेस आ रहा है, उसको भी हम रिमूव करेंगे। और ये इमेज है, देख रहे हैं आप दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसको भी हम सेंटर करेंगे, डोंट वरी। तो अब हम ये कह चुके हैं कि यूज़र आइटम जो है इसमें हमें देना है अलाइन आइटम्स सेंटर, सही है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम ये करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है ना इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये डिव नहीं होगा, ये इमेज होगी, क्योंकि इस डिव को लेने की कोई तुक नहीं बनती। तो हम जाकर ये करते हैं कि इंडेक्स HTML में, और ये कोड रीफैक्टरिंग हमेशा होती रहेगी, इससे घबराइएगा नहीं। तो मैं जाके यहाँ पे कहूँ कि भाई ये जो इमेज है ना इसको आप ले आओ बाहर यहाँ तक, सही है। और बजाय इस डिव के होने के मैं इस इमेज को ही क्लास दे दूंगा यूज़र इमेज की, सही है। तो ये डिव मैं अब हटा सकता हूँ। तो अब मेरे पास इस LI के अंदर एक इमेज है, एक डिव है और एक SVG बटन है, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ जाके, तो आपको नज़र आ रहा है हर चीज़ अभी भी वैसी है, लेकिन ये इमेज फिक्स हो गई ऑटोमेटिकली। क्योंकि अब अगर मैं जाके इसके पेरेंट को देखूँ तो देखें ये बिल्कुल सेंटर आ रहा है। जितना गैप ऊपर से आ रहा है इमेज के अंदर उतना ही गैप नीचे से आ रहा है, ठीक है। और ये इमेज सेंटर में। अब एक और प्रॉब्लम है कि ये जो बटन है ना इसमें चीज़ सेंटर नहीं है। आप इसको देखोगे ये SVG है, ये डिव है, और अगर आप गौर से देखो तो ये बिल्कुल यानी कि कंप्लीटली सेंटर में नहीं है ये चीज़। तो अगर मैं इसको इतना जूम करूं और अब आप देख रहे हो कि ये SVG ना थोड़ा सा ऊपर है, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है और फिर अंदाज़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बटन को हम दे देंगे जिसको 30 पिक्सल दिया है, इसको हम डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, सही है। और फिर हम कहेंगे कि इसका अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो। अब ये एग्जैक्टली सेंटर है, ठीक है। देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है जब मैं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देता हूँ, देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर था। जब आपके बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो फिर आप ये चीज़ें बड़ी आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली सेंटर में है, ठीक है। तो हमें ये दो चीज़ें असाइन करनी है मैसेज बटन की क्लास पे। तो हम जाते हैं और अपनी CSS के अंदर ये जो मैसेज बटन है इस पर ये लगा देते हैं। और CSS के अंदर कोशिश हम यही करते हैं हमेशा कि हमारी सारे स्टाइल्स लोअर केस हो। तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और अलाइन सेंटर कर देते हैं, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में भी आ जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब ये इमेज इटसेल्फ जो हमारे पास पड़ी हुई है इसको हमें करना है राउंड। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इस इमेज को सिलेक्ट करके अगर हम इसको दे दें बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये ऑटोमेटिकली राउंड हो जाती है। तो हम इसको स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं और इसको यूज़र इमेज पे लगा देंगे। यूज़र इमेज का कोई स्टाइल अभी तक हमारे पास नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ पे जाएंगे और कहेंगे यूज़र्स लिस्ट, यूज़र आइटम और यूज़र इमेज। तो यूज़र इमेज पे बॉर्डर रेडियस 50%, सेव करते हैं।
ये हमारे पास इमेज आ गई, ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हो गए। अब हमें ये काम करना है कि नाम, ईमेल और कॉन्टैक्ट इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। फ़र्क क्या है डिज़ाइन में और हमारे पास, नाम थोड़ा सा बोल्ड है, ब्लैक कलर के अंदर है, ईमेल और कॉन्टैक्ट थोड़े से ग्रे कलर के हैं। तो हम यहाँ पे यही चीज़ चेंज करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे अपने जो डिव्स हैं जिसमें नाम आ रहा है इनको क्लासेस दे देंगे। तो क्लास यूज़र नेम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्लास यूज़र ईमेल आ जाएगा और यूज़र कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम कलर होने चाहिए, यानी कि ईमेल और कॉन्टैक्ट, इसलिए अब यहाँ यूज़र ईमेल और यूज़र कॉन्टैक्ट देने का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ होगी और दोनों अलग अलग क्लास दे दूँ तो ये समझ नहीं आ रहा। तो बजाय इसके कि हम यूज़र नेम इस्तेमाल करें, हम यहाँ पे कहेंगे प्राइमरी कॉन्टेंट और सेकेंडरी कॉन्टेंट। तो प्राइमरी कॉन्टेंट और यहाँ पे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉन्टेंट, सेम चीज़ को सेकेंडरी कॉन्टेंट, कंटेंट। और दूसरा जो कॉन्टैक्ट है ये भी सेकेंडरी कॉन्टेंट है, क्योंकि इन दोनों पे सेम कलर आएगा। तो अब हम कहते हैं यूज़र कंटेंट के अंदर प्राइमरी कंटेंट, सेकेंडरी कंटेंट और ये दोनों कलर्स लगेंगे। इसको सेव करते हैं, स्टाइल्स में जाते हैं। स्टाइल्स में जाके हमने यूज़र कंटेंट लिया हुआ है जिसको हमने flex1 दिया था, ठीक है। इसके अंदर हम जाके ये भी कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यूज़र्स लिस्ट, यूज़र आइटम, यूज़र कंटेंट और प्राइमरी कंटेंट का फॉन्ट वेट होगा बोल्ड। तो आपको नज़र आएगा कि ये नेम जो है ये बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो कुछ ना कुछ फॉन्ट साइज़ है, ठीक है, इसको हम एनालाइज करते हैं इसका फॉन्ट साइज़ है क्या। तो रिफ़्रेश करते हैं इसको। अगर हम जाके देखें कंप्यूटेड में तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट वेट, और आप शो ऑल करोगे तो फॉन्ट साइज़ भी आ जाएगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा इसको। तो लेट्स सी डिस्प्ले फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है। तो अगर ये 16 पिक्सल है तो इसके जो ये दोनों हैं इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको हम 14 पिक्सल कर देते हैं। तो हम सेकेंडरी कंटेंट को 14 पिक्सल कर देंगे। तो लेट्स कॉपी दिस, इसको पेस्ट किया, हमने यहाँ पे कहा सेकेंडरी कंटेंट और यहाँ पे हमने इसके 16 पिक्सल को यहाँ साइज से चेंज कर देंगे, फॉन्ट साइज और 16 पिक्सल, ठीक है। और 16 के बजाय हमने कहा 14 पिक्सल होना चाहिए। तो इसको सेव करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि बाकी दोनों जो है थोड़े से छोटे हो गए। और इसमें कलर भी हम चेंज कर देंगे। तो कलर हम जो रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं ग्रे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा डार्क ग्रे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं ये डार्क ग्रे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो 5C। तो आप देख रहे हो कि इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब ये काफ़ी मिलता जुलता है हमारे यूआई से जिसकी हमने बात की, लेकिन इसकी जो आउटलाइन है वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। तो आउटलाइन किस चीज़ की होगी? जो इस एक्सैली ड्रॉ के अंदर जो हमारा आउटर बॉक्स है ये वाला, यानी कि लिस्ट आइटम की होनी चाहिए, यूज़र आइटम की। तो यूज़र आइटम पे जाके हम बॉर्डर लगाएंगे। हम कहेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये लगाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि पूरी बॉर्डर आ जाएगी इस पर, ठीक है। अब आपको नज़र आएगा कि हमारे मॉक के अंदर अगर इस वाले को गौर से देखें तो इससे अंदर गैप है जो कि हमारे पास अभी नहीं आ रहा। तो हम थोड़े से गैप के लिए इसको पैडिंग देंगे। पैडिंग हमारे पास होनी चाहिए 20 पिक्सल 30 पिक्सल, यानी कि टॉप बॉटम से 20 और लेफ़्ट राइट से 30। ये कुछ ऐसा बन गया आगे हमारे पास। और अब हम कहेंगे कि बॉर्डर रेडियस जो है वो होना चाहिए 6 पिक्सल। लेट से हम मेरे ख्याल से 4 पिक्सल ले रहे होंगे, बट लेट्स सी। तो 6 पिक्सल पे हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मे बी लेट्स गो विद 10। सही है, थोड़े से और पे जाएंगे, इसको हम करते हैं 16। सही है, आई लाइक दिस वन बेटर। तो आपको नज़र आ रहा है इसमें गैप आ गया है। और क्या ये इतना ही गैप है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम गैप होना चाहिए। तो हम इसको पैडिंग लेफ्ट और राइट जो है वो भी 20 पिक्सल ही लेते हैं। तो फिर हम सीधा इसको 20 पिक्सल दे देते हैं एंड दिस इज़ मच बेटर, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है। इसमें हमारे पास जो बैकग्राउंड है बटन का इटसेल्फ, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें हमारा जो यूज़र मैसेज बटन था, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और इसकी जो बॉर्डर्स वगैरह हैं वो भी फिर हम रिमूव करवा देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे बॉर्डर नन और आउटलाइन भी हम दे देंगे नन, और आउटलाइन को हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस वन। अब आपको नज़र आ रहा है इसका कोई कलर नहीं है। इस पर हम कर्सर जो है वो रखेंगे पॉइंटर, ठीक है, ताकि जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा हो। और अगर हम मॉकअप को देखें तो बस इसमें यही है और कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है। बस एक चीज़ ये है कि इस बटन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो हम 40 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ये मच बेटर अलाइन हो रहा है इसके साथ। अब
और फाइनली हम ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर इस पर माउस ओवर करें तो थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए कि अच्छा हाँ ये बटन ही है। तो हम यहाँ पे होवर करते हैं। अगर होवर हो जाए इस पे तो हम क्या काम करेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसमें हम करेंगे बॉर्डर रेडियस हम ले लेते हैं 16 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, हम जब माउस ओवर कर रहे हैं तो ये इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है बटन। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस। इसमें एक और काम हम ये करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर है वो हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। उसका एक रीज़न है, अभी आप देखोगे कि ये हिल रहा है बटन, राइट। उसका उसका रीज़न ये है कि पहले बॉर्डर नहीं होती और फिर बॉर्डर आ जाती है, लेकिन अगर हम इसकी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो आप देख रहे हैं वो नहीं हिल रहा। इस केस में क्या हो रहा है कि पहले से बॉर्डर है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, फिर हम जब होवर करते हैं तो उसके ऊपर बॉर्डर का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, आप इसको सीधा सीधा बॉर्डर कलर भी कह सकते हो, फॉर एग्जांपल बॉर्डर कलर, और आप इसको ब्लैक कह सकते हो। तो इसका मतलब है कि पहले से बॉर्डर एग्जिस्ट करती थी, आपने क्या किया, सिर्फ उसका कलर चेंज कर दिया। दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये भी एक टेक्निक होती है चीज़ों को चेंज करने की। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस। एक और काम हम ये कर सकते हैं कि होवर पे जो कलर है उसको हम कर सकते हैं ग्रे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो चेंज हो जा रहा है। आई डोंट लाइक दिस, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन हम हाफ एन आवर इसके अंदर हैं और हमारे पास इसका एक UI बन के आ चुका है। अब हमें ये काम करना है कि अब हमें API कॉल करनी है और इन चीज़ों को साथ इंटीग्रेट करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और हम एक कोड लिखेंगे जिससे हम ये रैंडम यूज़र API का रिस्पॉन्स लेकर आ सकें या इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकें। तो पहले तो हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे जिसको हम कॉल करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस मेन के अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे गेट यूज़र्स। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे रिटर्न, और हम रिटर्न के साथ कहेंगे फेच। अच्छा, यहाँ पे इस फंक्शन को हम एसिंक रख सकते हैं, सॉरी एसिंक यहाँ पे आएगा ताकि हम एसिंक अवेट के साथ काम कर सकें। और पिछली वीडियो के अंदर हमने एसिंक अवेट का काम किया था। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स RESP इक्वल्स अवेट फेच, और फेच के अंदर हम एक URL देंगे जो कि एग्जैक्टली वो होगी जिसको हमने अभी देखा। यहाँ पे जो URL है जो 5 रिस्पॉन्स लेकर आती है। ठीक है, इससे हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स। फिर हम लेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स जेसन इक्वल्स अवेट RESP.json, क्योंकि फेच जो हमें चीज़ ला के देता है वो ला के देता है रिस्पॉन्स। उस रिस्पॉन्स को हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमें उसका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे RESP जेसन। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं। हम कहते हैं कॉन्स्ट यूजर्स रिस्पॉन्स इक्वल्स, और हम यहाँ पे कहते हैं अवेट गेट यूजर्स। ठीक है, अवेट इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन एसिंक होना चाहिए। जब हमारे पास ये आएगा तो हम console.log कर लेंगे यूजर्स RESP, और इस तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। फाइनली इस चीज़ को नहीं भूलना कि हमें मेन कॉल करना है। अगर मेन फंक्शन कभी कॉल ही नहीं होगा तो ये कभी कॉल नहीं होगा और ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अब इस मेन को कॉल कर रहे हैं। अब इसको ज़रा जाके यहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर आप कंसोल पे देखोगे तो यहाँ पे यूज़र रिस्पॉन्स आ गया, इसके अंदर इन्फो और रिजल्ट्स मौजूद है और रिजल्ट्स में 5 यूज़र्स आ रहे हैं। आप इसको नेटवर्क कॉल पे भी जाके देख सकते हो। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये API रिजल्ट 5 कॉल करता है और जाके ये प्रीव्यू के अंदर हम देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इस फंक्शन को देखूं गेट यूजर्स, तो इसका मतलब है कि मुझे यूजर्स रिटर्न करने चाहिए, लेकिन ये पूरे रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है यहाँ पे। और वो रिस्पॉन्स का पूरा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर यूजर्स भी हैं यानी कि रिजल्ट्स भी है और इन्फो भी है। मुझे ये इन्फो नहीं चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट दिस इन्फो, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए जिसको हम यूजर्स कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको अवेट करने के बाद रिस्पॉन्स JSON डॉट रिजल्ट्स भेज सकते हैं। जब डॉट रिजल्ट्स भेजते हैं तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यार जो नेटवर्क कॉल से डेटा आया है, यानी कि ये जो रिस्पॉन्स से डेटा आया है वो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट्स की एरे मौजूद है, तो डॉट रिजल्ट्स करके बस ये भेज दो वापस। तो जब ये रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट भेजेगा वापस तो यहाँ पे एग्जैक्टली यूजर्स आ जाएंगे और मैं इसको यूजर्स कह सकता हूँ जो कि एक एरे ऑफ यूजर्स होगी। तो इसको हम सेव करते हैं, इसको हम जाके रन करते हैं और साथ ही साथ हम इसको ज़रा सोर्सेज पे चेक भी कर लेते हैं क्योंकि हमें डिबगर यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, रिफ्रेश, ये गया यहाँ पे अवेट गेट यूजर्स, ये यहाँ पे जाता है, फिर ये जाके नेटवर्क कॉल करेगा। अभी अगर मैं जाके नेटवर्क पे देखूँ तो यहाँ पे कोई कॉल नहीं गई हुई, ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस से जाके अपने सोर्सेज पे चले जाऊँ और प्ले करूँ तो अब मेरे पास नेटवर्क कॉल नज़र आनी चाहिए जो कि ये रही, सही है। अब अगर मैं सोर्सेज पे देखूँ तो इस वक्त तक मेरे पास रिस्पॉन्स आ चुका है जिसके अंदर बॉडी के अंदर रीडेबल स्ट्रीम है,
ठीक है, और इसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको आगे चलूं, यानी कि अगली लाइन पे चलूं, तो यहाँ पे मुझे जेसन मिली है जिसमें रिजल्ट्स भी है और इन्फो भी है। अब मुझे यहाँ से इस फंक्शन में से क्योंकि सिर्फ यूजर्स चाहिए थे, फंक्शन का नाम है गेट यूजर्स, तो मैं सिर्फ रिस्पॉन्स जेसन डॉट रिजल्ट्स को रिटर्न करूंगा जो कि यूजर्स की एरे है। और जब ये इस फंक्शन से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, तो इस यूजर्स के अंदर डायरेक्टली वो एरे पड़ी हुई है जिसमें यूजर्स हैं। और अब मैं उस यूजर्स को कॉन्सोल लॉग कर सकता हूँ। अभी कॉन्सोल पे कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉन्सोल लॉग में यूजर्स की एरे आ गई। अब क्योंकि मेरे पास यूजर्स आ चुके हैं तो अब मैं इन यूजर्स को यूआई पे क्रिएट कर सकता हूँ बजाय इस हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन के। ठीक है, तो उसके लिए अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम यूजर्स लेंगे एज एन इनपुट और उसको यूआई पे या अपने डॉम पे, अपने व्यू पे रेंडर करेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे रेंडर यूजर्स। ठीक है, और इसमें होना क्या चाहिए, इसमें आप पास करोगे यूजर्स अरे और उसको यहाँ पे हम रेंडर करेंगे। सही है, तो जब हमारे पास यूजर्स आ जाते हैं तो कॉन्सोल लॉग के बजाय हम कॉल करेंगे रेंडर यूजर्स और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, यूजर्स की अरे। यहाँ से यूजर्स जाएंगे और यहाँ पे यूजर्स अरे वेरिएबल में आ जाएंगे और फिर हम उसको यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रेंडर करने के या उसको यूआई पे लेके जाने के या डॉम पे प्रिंट कराने के, यानी कि मुझे ये एलिमेंट्स बनाने हैं 5 यूजर्स के जो मेरे पास आए हैं। अगर मुझे ये काम करना है तो मैं मैनुअली क्रिएट कर रहा हूँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स और मैं उसको लेके जा सकता हूँ और उसको यूज़ कर सकता हूँ। इससे बेहतर तरीका है कि हम एक टेम्पलेट बना लें। टेम्पलेट क्या होता है, बना बनाया HTML, और उसके अंदर हम कहें कि अच्छा ये बना बनाया HTML ले लो और इसके अंदर ये चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, इमेज चेंज कर दो, ये सारे काम कर दो, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके 2 फायदे होते हैं, यानी कि ये काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं कहूँगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूजर्स अरे डॉट या ARR डॉट फॉर ईच, कि मैं इस पर पूरा लूप चलाऊँ और इसमें हम एक कॉल बैक पास करते हैं जिसके अंदर हम लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार एक डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल लिस्ट आइटम क्रिएट करो, LI आइटम। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और इसके अंदर हम कहते हैं एक लिस्ट आइटम क्रिएट करो। क्योंकि होगा ये कि शुरू में UL नहीं, UL खाली पड़ा हुआ होगा और LI ये जो आ रहे हैं ना, ये हम यूजर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो हम खुद प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको बनाएंगे। तो हम एक LI क्रिएट करें, उस पर क्लास लगाएं यूजर आइटम की और फिर उसको बनाएं और फिर उसको सेंड करें। तो ये काम अभी हम करते हैं ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए। तो हमने ये क्रिएट किया LI, फिर हमने कहा कि इस LI आइटम के अंदर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसके टेक्स्ट के अंदर जो करंट यूजर है, जो आपको फॉर ईच में यहां पे मिल जाता है यूजर, आप इसको यूजर आइटम कह सकते हो, यूजर कह सकते हो, इट्स अप टू यू। इसको आप कर दो यूजर आइटम डॉट ईमेल। सही है, ये आपने बना दिया ईमेल। एक लिस्ट आइटम बन चुका और उसमें आपने टेक्स्ट क्रिएट कर दिया ईमेल पे। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे यूआई पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। पहली चीज़ तो ये कि हम एक लिस्ट आइटम बना रहे हैं प्रोग्रामेटिकली, ये इस वक्त मेमोरी में पड़ा हुआ है, ये डॉम पे नहीं है, आपके यूआई पे नहीं है। तो डॉम पे लाने के लिए उसको डॉक्यूमेंट में पुश करना पड़ेगा। कहाँ पे पुश करना है, इस यूएल के अंदर पुश करना है। तो पहले तो हमें ये यूएल चाहिए अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम कहेंगे यार ये यूएल है ना, इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी करके ले आओ। तो हम यहाँ पे कहेंगे इस फंक्शन के अंदर पहली दफ़ा, क्योंकि हमें हर यूज़र के लिए बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस कोड को फॉर ईच के अंदर लिखूंगा तो ये हर यूज़र के लिए बार बार जाएगा और यूएल को लेकर आएगा। हमें ये नहीं करना, हमें एक दफ़ा लेकर आना है। तो हम इसको इस फॉर ईच से पहले लिखेंगे। हम कहते हैं कॉन्स्ट लिस्ट और लिस्ट इटसेल्फ, और इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम आईडी दे देते हैं यूजर्स लिस्ट की। जब हमारे पास ये आईडी आ जाएगी ना, उसके बाद हम इन यूज़र्स को इस लिस्ट में पुश कर सकते हैं, या इस लिस्ट आइटम को जो हम बना रहे हैं मेमोरी के अंदर उसको पुश कर सकते हैं। तो इसको ज़रा चला के देखते हैं। हम करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश और हम यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटा के सिर्फ रेंडर यूज़र के अंदर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। रिफ्रेश किया, ये यहाँ पे आ गया यूज़र्स की एरे के साथ, 5 यूज़र्स आए मेरे पास। मैं चला आगे, मैंने कहा अच्छा लिस्ट लेकर आओ। जैसे ही ये लिस्ट पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ ना, आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे दिखा रहा है यूएल यूजर्स लिस्ट, और ये वहाँ पे भी ऊपर दिखा रहा है कि यूएल यूज़र लिस्ट है। ठीक है, अब ये हर यूज़र के लिए जाएगा इस लूप में, क्योंकि हम फॉर ईच चला रहे हैं। तो पहला यूज़र्स, अगर आप यूज़र्स की एरे देखो तो पहला जो यूज़र है उसका अगर हम नाम देखें तो उसका नाम है सागा, डोमिनिक सागा। तो ये लूप के अंदर जाता है, पहला यूज़र आइटम लेकर आता है जो कि है डोमिनिक सागा। अगर हम इसका नेम देखें तो डोमिनिक सागा पहला यूज़र आ गया। इसके लिए हमने एक लिस्ट आइटम क्रिएट किया। आप देख रहे हो यहाँ पे ये LI है। ये प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्रिएट करें एक लिस्ट आइटम, और उसके टेक्स्ट कंटेंट जो खाली पड़ा हुआ है उसके अंदर हम डाल रहे हैं यूजर आइटम डॉट ईमेल। तो dominic saga@example.com,
उसका आइटम बन गया। प्रॉब्लम ये है कि ये लिस्ट आइटम हवा में एग्जिस्ट करता है या जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये व्यू पे नहीं है। तो व्यू के लिए हमें इसको इस लिस्ट आइटम जो यूएल है उसमें पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोड लिखते हैं, यहाँ पे जाते हैं और हम कहते हैं कि लिस्ट, सही है, हम इसको लिस्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं, लिस्ट एलिमेंट। तो लिस्ट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड एक मेथड होता है, उसके अंदर आप ये लिस्ट आइटम अपेंड कर दें। अगर मैं ये काम करूँ ना और रिफ्रेश करूँ तो आप देखें क्या होता है। ये जाएगा यहाँ पे, ये अंदर जाएगा, लिस्ट आइटम क्रिएट करेगा, टेक्स्ट कंटेंट बनाएगा और फिर इस लिस्ट आइटम को या लिस्ट एलिमेंट को जो यूएल है उसके अंदर इस एल को अपेंड कर देगा। ठीक है, अच्छा इसका नाम लिस्ट आइटम नहीं है, एल आइटम है, तो हम इसको लिस्ट आइटम ही कह देते हैं, या चलो एल आइटम कह देते हैं, इट्स फाइन, एल आइटम। तो इसको फिक्स करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब ये जाके एल आइटम को पुश करेगा लिस्ट के अंदर। तो जैसे ही हम इस पे से आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया। ज़रा इसको ज़रा गौर से देखते हैं कि क्या नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, ये नया आइटम इसके अंदर आ गया, सही है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये लिस्ट आइटम सीधा साधा लिस्ट आइटम है। अगर इसको गौर से देखें हम, तो इसने 5 यूज़र्स के लिस्ट आइटम बना दिए। पहले के अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है एल्बर्ट, दूसरे के अंदर दूसरे यूज़र का ईमेल, तीसरे के अंदर तीसरे का, चौथे के अंदर चौथे का। लेकिन मुझे ऐसा लिस्ट आइटम थोड़ी चाहिए, मुझे तो इस तरह का लिस्ट आइटम चाहिए जिस पे क्लास भी लगी हुई हो, फिर उसके अंदर इमेज भी हो, फिर उसके अंदर डिव हो, फिर ये सारी। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये क्रिएट करने यहाँ पे बैठूँ ना जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट क्रिएट करने के लिए ये लाइन लगाई, फिर उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट के लिए ये, फिर उसके बाद उस एलिमेंट को अगर मुझे कोई क्लास देनी है यूज़र आइटम की तो उसके लिए एक और लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है जिसमें हम कहते हैं एल आई आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और इसके अंदर आप यूज़र आइटम की क्लास दोगे। अगर मैं ये काम करूँ ना तो जाके मेरे पास कुछ आइटम्स क्रिएट होंगे और उस पर यूज़र आइटम की क्लास लगी। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये आइटम थोड़े से वैसे हैं जैसे हमें नज़र आने चाहिए। तो एक एक स्टेप करके अगर इतना करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। तो जो टेम्पलेट वाली चीज़ है ना हम वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है कि ये हमारे सारे लिस्ट आइटम जो है ना वो एक रो में आ जा रहे हैं। रो नहीं चाहिए हमें, कॉलम चाहिए। तो उसके लिए हम स्टाइल CSS में जाके देखते हैं इस लिस्ट पे क्या लगा हुआ है। तो यूजर्स लिस्ट पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ है, लेकिन ये होना चाहिए फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और साथ ही साथ होना चाहिए गैप। गैप को हम चलो बाद में देखते हैं, पहले कॉलम करते हैं। कॉलम का मतलब है ये ऊपर नीचे आने चाहिए एक दूसरे के, जैसे कि ये आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें गैप होना चाहिए 10 पिक्सल का, ताकि हमारे पास बीच में गैप आ रहा हो, ताकि ये थोड़ा सा मॉक की तरह दिखे। अब देखें यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है। और ये मोर लेस इस तरीके का है, जैसा है 10 नहीं है मेरे ख्याल से 16 पिक्सल, लेट्स गो विद 16 पिक्सल। तो हमने इस चीज़ को तो फिक्स कर दिया। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट की। टेम्पलेट कैसे काम करता है। अगर मैं इस लिस्ट आइटम को ले लूँ और मैं इस लिस्ट आइटम को एक टेम्पलेट बना दूँ, तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊँगा कि ये पूरा लिस्ट आइटम मैं करता हूँ कट, सही है। मैं सेव करूँगा तो ऑब्वियसली ये लिस्ट आइटम पहले नहीं होगा, उसके बाद जो रैंडम लिस्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस लिस्ट आइटम को नीचे लेके जा सकता हूँ इस सेक्शन के बाद, और मैं इसको ले सकता हूँ टेम्पलेट में, ठीक है। एक टेम्पलेट, ये HTML का एक फीचर है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था। और टेम्पलेट जो है उसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो UI पे रेंडर नहीं होती। पहले तो आपको नज़र आ रहा है कि ये टेम्पलेट हार्ड कोडेड है, ये नज़र नहीं आ रहा UI पे, तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मैं इसको ID दे के इसको ले सकता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट कोड में। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ यूज़र आइटम टेम्पलेट। अब हम क्या काम कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हमें लिस्ट आइटम बनाना हो तो पहले तो हम यहाँ पे कहेंगे कॉन्स्ट, हम यहाँ पे कहेंगे आइटम टेम्पलेट इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हम यहाँ पे ले लेते हैं यूज़र आइटम टेम्पलेट जो इसकी ID थी। इस तरीके से हमें आइटम टेम्पलेट मिल जाएगा। इसको ज़रा चला के देखते हैं पहले। तो हम रिफ्रेश करते हैं और हम यहाँ पे जाके ज़रा लगाते हैं ब्रेक पॉइंट। तो इस वक्त आइटम टेम्पलेट के अंदर आप देखेंगे टेम्पलेट आ चुका है और यूज़र आइटम टेम्पलेट है, लेकिन ये स्टिल UI पे रेंडर नहीं हो रहा। तो हम इस टेम्पलेट का क्लोन बनाएंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे और हर आइटम के लिए उस कॉपी के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे इस आइटम का टेम्पलेट लिया हमने। हर यूज़र के लिए पहला काम हम ये करेंगे कि हम सीधा सीधा जाके कहेंगे कॉन्स्ट आइटम क्लोन इक्वल्स, और इसके लिए हम कहेंगे आइटम टेम्पलेट डॉट क्लोन ट्रू। क्लोन के लिए ये क्या काम करेगा, ये जाएगा और इसमें जो पहली चीज़ मिलेगी टेम्पलेट के अंदर इस लिस्ट आइटम को, इसको ये कर देगा क्लोन, सही है। जब हम क्लोन करते हैं तो उसमें से इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि हमें टेम्पलेट क्लोन नहीं करना, हमें उसका कंटेंट क्लोन करना है। तो ज़रा इसको चला के देखते हैं ताकि पता चले कि मैं सही भी कह रहा हूँ या नहीं।
तो अगर मैं जाके यहाँ पे कहता हूँ लेट्स से इन हियर और मैं यहाँ पे कहता हूँ टेम्पलेट क्लोन, तो यहाँ पे ये एरर आ गया क्योंकि क्लोन फंक्शन नहीं है। तो एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग राइट, ये कोड नहीं आएगा। हम यहाँ पे कहेंगे कॉन्स्ट आइटम, या हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्चुअली कंटेंट। दोनों बहुत सारे तरीके हैं। आइटम टेम्पलेट ये है या आइटम टेम्पलेट एलिमेंट ये है। अगर आप यहाँ पे कहोगे फॉर एग्जांपल क्लोन बनाना है हमें, तो हमें क्लोन निकालना पड़ेगा इस आइटम टेम्पलेट एलिमेंट का कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोन। आई थिंक कॉन्टेंट्स कहलाता है या कंटेंट कहलाता है। लेट्स हैव अ लुक। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, हम पहुँचे यहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइटम टेम्पलेट को अगर हम देखें, यहाँ पे अगर लॉक करें आइटम टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट है, सही है। अच्छा, ये फिल वक्त यहाँ पे एरर दे रहा है, बट एसेंशियली यहाँ पे आइटम टेम्पलेट एलिमेंट है एल, ठीक है। तो ये टेम्पलेट है जो इट्स एलिमेंट है। मुझे इसके इस चीज़ का क्लोन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आइटम टेम्पलेट एलिमेंट डॉट कॉन्टेंट। जब हम ये कॉन्टेंट करते हैं ना, तो ये इस डॉक्यूमेंट को लेकर आता है, और फिर उसके बाद अगर मुझे उसके अंदर कोई चीज़ चाहिए जो कि ये यूज़र आइटम है जिसको मुझे क्लोन करना है, तो मुझे क्वेरी सिलेक्टर करना पड़ता है। तो मैं कहूँगा क्वेरी, जिसको लोग क्यूरी भी कहते हैं, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो यूज़र आइटम की क्लास है उसका पहला आइटम उठा के ले आओ। तो मैं कहता हूँ यूज़र आइटम। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे li यूज़र आइटम आ गया। तो ये वो एलिमेंट है जिसका मुझे क्लोन बनाना है। तो मैं सीधा सीधा ये कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ यहाँ पे, और मैं जाके यहाँ पे कहता हूँ कि आइटम टेम्पलेट एलिमेंट जो है ना वो क्या क्या है। पहले तो हम लेते हैं यहाँ पे इस कोड को चेंज करके हम कहेंगे कॉन्स्ट आइटम टेम्पलेट इक्वल्स, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो रखेंगे। फिर हम कहेंगे कॉन्स्ट आइटम टेम्पलेट, और इसको हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल लिस्ट आइटम टेम्पलेट, ठीक है। इसको लिस्ट आइटम टेम्पलेट भी कह सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल नेम्स जो है ना वो अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। लेट्स से हम कहते हैं, चलो हम यही कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हम कहेंगे आइटम टेम्पलेट एलिमेंट डॉट क्लोन। अब इस कोड को ज़रा देखिएगा टाइम लेके, ताकि यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे आइटम टेम्पलेट एलिमेंट टेम्पलेट लेकर आओ। फिर हम कह रहे हैं जो एलिमेंट आप लेकर आए हो उसके कंटेंट में से यूज़र आइटम लेकर आओ, तो वो हमारे पास लिस्ट आइटम टेम्पलेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि लिस्ट आइटम डॉट क्लोन। आप क्लोन बनाओगे लिस्ट आइटम का और उसको असाइन कर दोगे आइटम क्लोन में, और उसके बाद कहानी बढ़ेगी। तो इसको ज़रा चला के देखते हैं। ये पहले पहुँचा फॉर ईच के अंदर, ये पहुँचा यहाँ पे। अब आप देखोगे कि हमारे पास लिस्ट आइटम टेम्पलेट जो है ना वो li है, और वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। इसको दोबारा चला के देखते हैं। आप पहले लेकर आए टेम्पलेट, ये था टेम्पलेट का एलिमेंट जो कि हमारे पास HTML में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। इसके अंदर के डॉक्यूमेंट के li को मुझे चाहिए था, ठीक है। तो मैं सोर्सेस में गया, मैंने कहा आइटम टेम्पलेट डॉट कॉन्टेंट जो कि डॉक्यूमेंट है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज़र आइटम, और जब ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी तो मेरे पास आखिर में जो चीज़ आएगी वो लिस्ट आइटम टेम्पलेट आ जाएगा यूज़र आइटम का, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मुझे एक्जैक्टली ये चीज़ चाहिए थी। अब इसमें इमेज भी है, इसमें यूज़र कंटेंट भी है, हर चीज़ पड़ी हुई है, सिर्फ मुझे चीज़ें रिप्लेस करनी है। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा चलें इसका क्लोन बनाइए। क्लोन बना दिया। क्लोन हमारे पास जब पहुँचेगा यहाँ पे, अच्छा इसका क्लोन इज़ नॉट अ फंक्शन। चलें फिर गूगल कर लेते हैं अगर यही प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट क्लोन HTML एलिमेंट, क्लोन नोड इज़ द वन जो कि क्लोन करता है, सही है। तो माय बैड। तो इसको अंदर जाके हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, और इससे एक और चीज़ हमें ये पता चलती है कि हमें हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वी कैन ऑलवेज गूगल। तो क्लोन नोड ट्रू करते हैं हम, इसको सेव करते हैं और इसको ज़रा चला के देखते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पे पहुँचा और अब इसने किया क्लोन नोड ट्रू। तो हम इसको जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आइटम क्लोन के अंदर li आ गया। अब इस li के अंदर मैं कुछ भी खेल सकता हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यूज़ डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास जब आइटम क्लोन आ गया है तो अब देखते हैं HTML में क्या क्या चाहिए होता है। पहली चीज़ जो मुझे चाहिए होगी वो इस यूज़र आइटम के अंदर जो इमेज है, यूज़र इमेज, इसको मुझे चेंज करना है, इसका सोर्स। तो सबसे पहला काम तो ये करना है। तो हम जाके सीधा सीधा यहाँ पे बोलते हैं, और आखिर में जब सब कुछ हो चुका होगा ना तो हम सीधा सीधा कहेंगे आइटम क्लोन, नॉट आइटम क्लोन बट लिस्ट एलिमेंट जो हमारा UL है उसके अंदर अपेंड कर दो आइटम क्लोन को, ठीक है। जब हम ये काम करेंगे तो वो लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसको ज़रा चला के देखते हैं। तो हम यहाँ पे गए, हमने प्ले किया, हमने रिफ्रेश किया। अब आप देख रहे हैं वो हार्ड कोडेड चीज़ जो थी वो सबके लिए क्रिएट हो गई है, सही है। तो ये हार्ड कोडेड चीज़ सबके लिए क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, इसके UI को हम थोड़ा सा मज़ीद फिक्स करेंगे, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो ये हार्ड कोडेड टेम्पलेट सबके अंदर आ गया। अब मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आइटम क्लोन डॉट
क्वेरी सिलेक्टर के आइटम क्लोन के अंदर हमारे पास यानी कि इस li के अंदर जो यूज़र इमेज है इसको चेंज करना है हमें। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ डॉट यूज़र इमेज डॉट src, और src के अंदर इस यूज़र आइटम की जो हमें API से मिला है, इस यूज़र के अंदर हमारे पास होता है पिक्चर डॉट थंबनेल। तो हम इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे यूज़र आइटम डॉट पिक्चर डॉट थंबनेल, और इस कोड को ज़रा चला के देखते हैं और फिर यहाँ पे रिफ्रेश भी करके देखते हैं। तो अब आपको नज़र आ रहा है सबकी इमेज आ गई। कैसे आ गई ज़रा इसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये पहले आइटम के पास जा रहा है जो पहला यूज़र है। पहला यूज़र है इसका इरवान मैरी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पिक्चर डॉट थंबनेल पड़ा हुआ है, तो ये वो इमेज है। तो हम आगे चलते और हम कहते हैं कि यार यूज़र इमेज लेकर आओ, ठीक है। ये एक एलिमेंट लेकर आएगा, उसके अंदर हम डाल रहे हैं यूज़र आइटम डॉट पिक्चर डॉट थंबनेल। तो ये थंबनेल इसके अंदर यूज़र की इमेज के अंदर असाइन कर देगा, और हमारे पास अब जो टेम्पलेट जनरेट होगा वो हर यूज़र के लिए उसकी इमेज का जनरेट होगा, ठीक है। प्ले 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 प्ले, और सबकी इमेजेस आ गई, ठीक हो गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि इसका जो नाम है वो हमें यहाँ पे चेंज करना है प्राइमरी कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो इसको हम प्राइमरी कंटेंट से भी ले सकते हैं, हम इसको आईडी भी दे सकते हैं, इट्स अप टू अस। ये हम देखते हैं हम किस तरीके से करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जाके मैं बजाय इसके कि मैं कहूँ प्राइमरी कंटेंट, मैं कहूँगा फर्स्ट डिव जो है उसको ले आओ, या चलो बेहतर ये है कि हम आईडी दे दें। हम यहाँ पे कहते हैं यूज़र नेम, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होना चाहिए दूसरी आईडी और तीसरी आईडी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे हमें किस में वैल्यू डालनी है। तो यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और यूज़र कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यूज़र कॉन्टैक्ट में हम चले गए। अब हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसको सर्च करा सकते हैं। हम सीधा सीधा कहेंगे कि भाई ज़रा यहाँ पे पहुँचो और आइटम क्लोन के अंदर डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे पास होना चाहिए हैश, या आप इसको सीधा सीधा गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आप कह सकते हो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है, आईडी है यूज़र नेम। तो सीधा सीधा आप यूज़र नेम लेकर आओ और उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर दो टू यूज़र आइटम डॉट नेम डॉट फर्स्ट। तो सिर्फ फर्स्ट नेम सबके आ रहे होंगे। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करें और चला के देखें तो अब ये यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, और यूज़र आइटम डॉट नेम डॉट फर्स्ट के अंदर हुडसन आ रहा है पहला, तो ये इसको असाइन कर देना चाहिए। अच्छा, नहीं असाइन हुआ। क्यों असाइन नहीं हुआ? क्योंकि हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है यूज़र नेम, और ये नहीं लेकर आया। लेट्स सी, यूज़र नेम आईडी होनी चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास आईडी है यूज़र नेम। तो क्या हमारे पास, अच्छा मे बी गेट एलिमेंट बाय आईडी काम नहीं करता होगा, तो कोई सिलेक्टर में हम फिर हैश के साथ आईडी ले आते हैं, एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। तो हम आइटम क्लोन के अंदर गए, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, तो स्टिल इसने एरर दिया। लेट्स सी व्हाट द एरर इज। आइटम क्लोन डॉट क्वेरी सिलेक्टोनर इज नॉट ए फंक्शन, ऑब्वियसली इट्स नॉट क्वेरी सिलेक्टर। रिफ्रेश, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और अब ये असाइन हो गया। और अब हमारे पास जब अपेंड करेंगे तो आपके पास आ गया जेवियर पहला। ये कहीं वो जेवियर तो नहीं है, बट ओके। अगले पे चला हर्बर्ट, अगले पे चला मेसन। तो जो जो लोग हैं उन सबके नाम भी आ गए यहाँ पे। तो हमने नेम वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब इसी को ज़रा बेटर कर देते हैं। इसमें हम नाम फर्स्ट के बजाय दोनों रखेंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो ये फर्स्ट स्पेस और यहाँ पे हमने कर दिया लास्ट। तो हम फर्स्ट और लास्ट दोनों नाम शो करेंगे। सेव कर दिया, यहाँ पे गए, रिफ़्रेश किया, तो हमारे पास स्पेस के साथ लास्ट नेम भी आ गए। सिमिलरली हम ईमेल भी कर लेते हैं और उसके बाद वाली चीज़ भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे किया ईमेल और कंटेंट। तो यहाँ पे हमने ले लिया ईमेल, और इसको हम पूरा चेंज करके कह देंगे यूज़र आइटम डॉट ईमेल, और यहाँ पे हमारे पास है यूज़र कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हमारे पास हो जाना चाहिए यूज़र आइटम डॉट, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कंटेंट में क्या आता है। तो नेटवर्क कॉल के अंदर अगर हम किसी एक यूज़र को इंस्पेक्ट करें तो हमारे पास कॉन्टैक्ट के अंदर आता है फ़ोन की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पे कर देंगे फ़ोन, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारे पास देखें ईमेल भी आ गई और सबके फ़ोन नंबर्स भी आना स्टार्ट हो गए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बन चुकी है। अच्छा, अब एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये कि ये बीच में नहीं रहा, अब ये पता नहीं कहाँ कोने पे जा रहा है। तो आई थिंक उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो यूज़र्स लिस्ट के अंदर यूज़र आइटम है, इस पर शायद हमने विड्थ 100% दी हुई है। यस, तो उसको हम हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो विड्थ 100% देने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बीच में फ्लेक्स ले लिया था। तो हम जाते हैं अपनी CSS पे और हम विड्थ 100% यूज़र आइटम पे से हटा रहे हैं। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करें
और हम मज़ीद रिफ़्रेश करें तो देखें सारी चीज़ें अलाइंड हैं। और मज़े की बात यह है कि एवरीथिंग इज़ मोबाइल रिस्पॉन्सिव अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग। इसको हम फिक्स नहीं कर रहे इस वीडियो में, या चलें देखें, टाइम मिला तो कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, रिफ़्रेश करके हमारे पास सबकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है और सारी चीज़ें ओके हो रही हैं। सिर्फ एक काम जो हमें इंपॉर्टेंट करना रह गया वो रीलोड का, कि अगर हम रीलोड करें तो उस वक्त हमारे पास ये दोबारा से, यानी कि जिस पॉइंट पे हम रीलोड करें उस पॉइंट पे ये दोबारा रिफ़्रेश हो जाने चाहिए। तो बस ये काम हमें करना है। तो क्योंकि अब ये टेम्पलेट वाला सारा काम हो चुका और आप देखें कि इतने से कोड से हम हर एलिमेंट के लिए ये काम बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। सही है। अच्छा, आप चाहें तो आप इस पूरी चीज़ को जो है वो एक फंक्शन में लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आई वुड कीप इट सिंपल। इसको मैं यहीं तक रख रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमें ये काम करना है कि हमें इस बटन पे, जो कि है यहाँ पे नहीं, इन द हेडर, तो हेडर के अंदर ये एसवीजी जो है, लेट्स से हम इसको एक बटन कह रहे हैं, तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसको चेंज होना चाहिए या इसको सॉर्ट ऑफ रीलोड होना चाहिए। सही है। अच्छा, इस बटन को, क्योंकि ये भी बटन है और ये भी बटन है, तो इसको हम सेम क्लास दे देते हैं। हम लेट्स से यहाँ पे जाके इस बटन को कह रहे हैं यूज़र मैसेज बटन। ठीक है। इसके साथ साथ हम इसको एक क्लास देते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, या हम इसको सीधा सीधा कह देते हैं एसवीजी बटन फॉर एग्जांपल। अब चूंकि ये एसवीजी बटन सिर्फ यूज़र के अंदर नहीं है बल्कि दोनों जगह पे मौजूद है, तो इसीलिए बेहतर यही है कि हम इसको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब इसके स्टाइल ख़राब हो गए। तो अगर मैं CSS के अंदर जाऊँ तो जहाँ यूज़र मैसेज बटन था, इसके बजाय मैं इसको एसवीजी बटन कह सकता हूँ, तो ये स्टाइल फिक्स हो जाएगा। लेकिन मुझे ये काम सिर्फ यहाँ पे नहीं करना बल्कि इस वाले पे भी करना है, तो इसके लिए आई विल डू समथिंग। अच्छा, और इसको भी, होवर वाले को भी हमें एसवीजी बटन करना पड़ेगा ताकि ये होवर भी सही से काम कर रहा हो। ठीक है। तो हम ये काम कर रहे हैं अब कि इसको हम यूज़र्स लिस्ट और यूज़र आइटम से बाहर लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं पे भी एसवीजी बटन होगा पूरे पेज पे तो उसका यही स्टाइल होगा। तो अगर हम रिफ़्रेश करें तो आपको नज़र आ रहा है कि इस पे अभी वो स्टाइल नहीं लग रहा। तो अगर मैं जाऊं अपने इंडेक्स HTML पे और जाकर मैं इस एसवीजी को एक बटन में रैप करूं और इसको मैं क्लास दे दूं एसवीजी बटन, तो ये यहाँ पे भी अप्लाई हो जाना चाहिए, एज यू कैन सी। सही है। चलें, यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हमें सिर्फ ये करना है कि जब इस पर क्लिक हो जाए तो हम इसको ये दोबारा से लोड हो जाए। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको एक आईडी भी देंगे। हम कहेंगे आईडी रीलोड बटन, और इस आईडी पे हम अब चल के फॉर एग्जांपल अपनी स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल रीलोड। ठीक है। तो हम इसको एक एरो फंक्शन बनाते हैं और इसमें क्या होगा, इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे हैंडल रीलोड को कॉल, और ये एक इवेंट लिसनर बाइंड करेगा। ये कहेगा कॉन्स्ट रीलोड बटन इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर हमारे पास होना चाहिए रीलोड बटन की क्लास और सॉरी आईडी, और फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि रीलोड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि हम इस पर एक लिसनर बाइंड कर रहे हैं कि जब भी ये क्लिक होगा, ठीक है, जब जब ये क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, हम पहले गेट यूज़र्स करेंगे और फिर हम सीधा सीधा जाके ये जो हैंडल रेंडर यूज़र्स है ये करेंगे। यानी कि बेसिकली हमें यही काम दोबारा करना है। सही है। तो अब हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि इस फंक्शन को हम बनाते हैं, इस फंक्शन को हम बनाते हैं एसिंक, और हम यहाँ पे जाके कहते हैं कौन सी यूज़र्स, अवेट गेट यूज़र्स और रेंडर यूज़र्स। ठीक है। सेव करते हैं, इसको चला के देखते हैं यहाँ पे कोई एरर आता है कि नहीं आता। नहीं आता। अब मैं जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मज़ीद यूज़र्स आ गए। सही है। हमें मज़ीद यूज़र्स नहीं चाहिए थे, हमें पिछले रिमूव करने हैं और मज़ीद लेकर आना है। अच्छा, आप देखेंगे कि एक नेटवर्क कॉल गई और डेटा आया। अब मैंने दोबारा क्लिक किया तो एक और नेटवर्क कॉल गई, एक और क्लिक किया तो एक और। जब जब हम क्लिक करेंगे और यूज़र्स आएंगे और यूज़र्स यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। हमें ये नहीं करना कि सारे यूज़र्स ऐड होते रहे, हमें ये करना है कि यूएल खाली हो जाए और फिर हमारे पास सारे के सारे वापस आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी ऐड इवेंट लिसनर होगा तो हम एक और काम ये करेंगे कि हम क्लियर कर देंगे लिस्ट को। तो हम यहाँ पे जाके एक फंक्शन बनाते हैं उसके लिए कॉन्स्ट क्लियर लिस्ट, और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एसेंशियली हम जाके ये जो लिस्ट एलिमेंट है इसको हम गेट करेंगे और हम कहेंगे लिस्ट एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर li, या हम इसको कहते हैं यूज़र्स, आई थिंक इसको कहते हैं हम यूज़र आइटम।
तो हम यहाँ पे कहते हैं सिलेक्टर ऑल यूज़र आइटम डॉट फॉर ईच, जितने भी लिस्ट आइटम हमारे पास हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। और हम हर दफ़ा जब फॉर ईच चला रहे हैं तो एलिमेंट आता है और हम कहते हैं एलिमेंट डॉट रिमूव। सही है, इसको ज़रा चला के देखेंगे हम क्लियर लिस्ट के अंदर। जब जब क्लिक होगा तो पहले हम करेंगे क्लियर लिस्ट, फिर हम वेट करेंगे यूज़र्स आने का और फिर हम बाकी काम करेंगे। तो पहले रिफ़्रेश करते हैं इसको, सोर्सेज पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम हैंडल रीलोड के अंदर यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं। रिफ़्रेश, क्लिक, पहले ये आएगा और ये क्लियर लिस्ट के अंदर जाएगा। तो क्लियर लिस्ट में गया, पहले ये लेकर आया लिस्ट एलिमेंट, तो हमें लिस्ट मिल गई। उसके बाद ये जाएगा और इस पे लूप चलाएगा सारे आइटम्स लेकर आने पे। तो अगर मैं इसको माउस ओवर करूं तो आप देख रहे हो ये पांचों आइटम लेकर आता है। फिर हम करते हैं प्ले और ये एलिमेंट का रिमूव मेथड कॉल करता है जो कि हर एलिमेंट को यूआई से हटा देगा। तो जैसे ही मैं इस पर स्टेप ओवर करता हूँ पहला आइटम चला गया। अब ये मज़ीद अंदर आएगा, दूसरे आइटम के लिए दूसरा रिमूव किया, फिर मज़ीद आया तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर ये यहाँ से निकलेगा बाहर, बाहर निकला। अब ये यूज़र्स का वेट कर रहा है, यूज़र्स आ गए तो अब इसने रेंडर यूज़र किया, सारे के सारे यूआई पे आ गए एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो जब जब हम रीलोड करेंगे आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरी लिस्ट चली जाती है और फिर हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आती है। सही है, ज़बरदस्त, कूल हो गया। एक लास्ट काम हम ये करेंगे कि जब जब मेरे पास यहाँ पे रीलोड हो और इन्फॉर्मेशन ना आई हो तो हम इस रीलोड को स्पिन करवाएंगे। ये ख़ास तौर पे इंपॉर्टेंट होगा जब हमारे पास नेटवर्क स्लो हो। क्यों? आप यहाँ नेटवर्क पे जाओ और यहाँ पे नो थ्रॉटलिंग को आप कर दो फास्ट 3G, फिर आप रीलोड करो और देखो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा, इसको स्लो 3G कर दें और फिर देखें क्या होता है। वेट हो रहा है, फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जब तक यूज़र की इन्फॉर्मेशन ना आ जाए तब तक इसको स्पिन करवाना बेहतर है ताकि यूज़र को पता चले अच्छा कुछ हो रहा है। तो इसको मैं वापस से नो थ्रॉटलिंग कर दूंगा। आप यहाँ पे जाके स्लो 3G को नो थ्रॉटलिंग कर सकते हो और बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर ये नो थ्रॉटलिंग ही होता है। तो अब हम ये काम करेंगे कि हम इसकी एक स्पिनर क्लास बनाएंगे और उस पर एनिमेशन डालेंगे। तो हम जाते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि यार ये जो रीलोड बटन है ना हमारा, इसको ज़रा हम स्टाइल देते हैं और इसकी एक इसको एनिमेशन हम देते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ पे कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रीलोड बटन हो जो कि एक आईडी है, अगर मेरे पास रीलोड बटन है और उस पर क्लास लगी हुई है स्पिन की, सही है, तो उस पर हमें एनिमेशन चलानी है। तो उस पर एनिमेशन हम चला सकते हैं लेकिन हमें उसके लिए की फ्रेम बनाने पड़ेंगे, की फ्रेम्स, और हम यहाँ पे कहते हैं फ्रॉम ज़ीरो या फ्रॉम, और हम यहाँ पे कहते हैं ट्रांसफॉर्म या फ्रॉम नथिंग, और हम यहाँ पे कहते हैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम कहेंगे इसका नाम जो कि है स्पिन, और हम कहेंगे फॉर एग्जांपल रोटेट रादर, या स्पिनिंग कह सकते हैं इसको। और स्पिनिंग के बाद हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म नथिंग से या ट्रांसफॉर्म नन से हम जाएंगे टू ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम कहेंगे रोटेट, नॉट लाइक दिस बट रोटेट, और यहाँ पे हम कहेंगे कितना 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री, सही हो गया। अब हम जब स्पिन की क्लास लगेगी इस पे तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ कहेंगे एनिमेशन, सही है। और हम एनिमेशन में क्या क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे फॉर एग्जांपल कौन सी एनिमेशन होनी चाहिए, तो स्पिनिंग 0.3 सेकेंड और ईज इन। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है अगर मैं इस एलिमेंट पे जाके ऑटोमेटिकली हार्ड कोड करके लगा दूं एक क्लास। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास एसवीजी बटन के साथ साथ इसको स्पिन की क्लास भी लगा दो। क्या इस बटन पे स्टाइल्स लगना स्टार्ट हुए? लेट्स सी एसवीजी बटन, और हमने रीलोड बटन लिया हुआ है और इस पर स्पिन की क्लास लगाई है। तो लेट्स सी रीलोड बटन पे स्पिन की क्लास होनी चाहिए, तो हम एनिमेशन ले रहे हैं, स्पिनिंग ले रहे हैं, 0.3 सेकेंड्स ले रहे हैं, और हम ईज इन ले रहे हैं, और स्पिनिंग हमारे पास आ गई फ्रॉम ट्रांसफॉर्म नन टू द अदर वन। तो लेट्स सी, हमने रिफ्रेश किया, हमने यहाँ पे जाके क्लास लगाई है स्पिन की, तो आप देख रहे हैं ये स्पिन हो गया एक दफ़ा, लेकिन हमें ये काम इनडेफिनिट टाइम तक करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे इन, आई थिंक इट्स कॉल्ड इन्फिनिट। ठीक है, तो इसको चला लेंगे, अगर नहीं चलेगा तो फिर हम गूगल कर लेंगे ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्पिन। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये स्पिन होता रह रहा है गोल गोल घूम के। अब आपको नज़र आ रहा है इसमें थोड़ा सा जर्क भी आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ
तो आप देख रहे हैं इसमें ये चलता है रुकता है, चलता है रुकता है, चलता है रुकता है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं इसको ईज इन के बजाय लीनियर दे दूँ तो ये कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा और घूमता रहेगा। तो रिफ़्रेश करते हैं, इस पे जाते हैं और इसको हम क्लास देते हैं स्पिन की। अब ये लीनियर है, ठीक है ना, अब वो आपको जर्क नज़र नहीं आ रहा। तो ये लोड होता रहेगा और ये तब रुक सकता है जब हम इसको रोकना चाहें। तो अब हमें करना ये है कि जब ये डेटा आ रहा हो तब हमें इसकी क्लास लगानी है स्पिन की, और जब डेटा आ जाए तो इसकी क्लास हटा देनी है। तो हम जाते हैं अपने रीलोड के बटन में जावास्क्रिप्ट पे, और हम यहाँ पे जाके कहते हैं कि रीलोड पे जब हम क्लियर लिस्ट करें उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे और हम कहेंगे कि रीलोड बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड स्पिन, कि हम उस पर स्पिन की क्लास लगा देते हैं, और जब रेंडर हो जाए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें क्या होता है। रिफ्रेश, रीलोड, आपने देखा कि ये रीलोड होना हुआ और जैसे ही रेंडर हो गया रुक गया। अब जाते हैं नेटवर्क पे और इसको करते हैं स्लो 3G। अब देखें सही है। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक वो क्लास ऐड हुई भी होगी, और इसको ज़रा इंस्पेक्ट भी करें। अब देखें जैसे ही मैं रीलोड करूँगा ना, यहाँ पे एक क्लास आ जाएगी, स्पिन की क्लास आ गई, और जैसे ही फिनिश हुआ तो क्लास हट गई। सेम काम को हम जो है वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी कि जब हम रीलोड करते हैं तो इसके लिए हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं शो स्पिनर और हाइड स्पिनर का। शो स्पिनर, ठीक है, और हाइड स्पिनर का। शो स्पिनर पे क्या होगा, सबसे पहले ये रीलोड बटन लेकर आएगा और उस पर फिर ये क्लास लिस्ट ऐड कर देगा स्पिन की। हाइड स्पिनर में क्या होगा, इसका उल्टा। तो आप यहाँ पे हाइड स्पिनर कर रहे हो तो हाइड स्पिनर, और इसमें हम करते हैं रिमूव स्पिन। ठीक है, तो अब बजाय इस कोड के मैं यहाँ जाके कह सकता हूँ शो स्पिनर, और यहाँ पे हम जाके कह सकते हैं हाइड स्पिनर, हाइड स्पिनर, एंड सेम गोज हियर। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ शो स्पिनर और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ हाइड स्पिनर। यही फ़ायदा होता है कोडिंग का कि हम एक दफ़ा जब एक कोड लिख लेते हैं उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। तो हमने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे, पहले लोडर चलेगा फिर डेटा आएगा, रिफ़्रेश, और इसमें अभी क्योंकि हमने स्लो 3G किया हुआ है तो अब स्पिनर चला। ठीक है, रेंडर हो गया। तो पहली दफ़ा भी स्पिनर चला, अब दूसरी दफ़ा जब हम रेंडर कर रहे हैं तो भी स्पिनर चलेगा। तो हर बार खुलने पे यानी कि ऐप रीलोड होने पे भी स्पिनर चलेगा जब तक पहली दफ़ा इन्फॉर्मेशन नहीं आई, देखें। और उसके बाद जब आप रीलोड करोगे खुद से तो उस पर भी हमारे पास ये सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो यू कैन सी हाउ दिस वर्क्स नाउ। और इसको हम ज़रा ऑफ कर देते हैं थ्रॉटलिंग को, ताकि वी डोंट फेस इट एवरी नाउ एंड देन, और हम इसको बंद कर देते हैं। अब आप देखें मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, जब भी रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो लोडर आ रहा है, और जब जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो इसमें एक नया यूज़र आ रहा है। अब यही काम आप किसी भी और एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हो, और उसमें डिफरेंट API डेटा लेकर आओ, टेम्पलेट बनाओ, उसमें इन्फॉर्मेशन डालो और उसमें ये रीलोड की फंक्शनैलिटी डाल दो, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन दिस केस, और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा है। और आप देख रहे हो कितने लाइन ऑफ कोड है, 100 लाइन ऑफ कोड भी नहीं है ये जावास्क्रिप्ट का, और ये एक अच्छी खासी इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। एक फाइनल चीज़ जो हम कर रहे हैं बिफोर रैपिंग अप इज़, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख रहे हो यहाँ बिल्कुल नीचे ना कोई भी जगह नहीं है, बिल्कुल नीचे कोई जगह नहीं है, तो स्पेस नहीं है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि ये जो लिस्ट हमारी लिस्ट है, ये जो पूरा सेक्शन है, इवन आप इसको दे सकते हो एक पैडिंग बॉटम, तो आपके पास नीचे थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी विद इन द बॉडी। तो यूजर्स लिस्ट सेक्शन पे जाते हैं, मार्जिन इन लाइन है और इसकी पैडिंग बॉटम हम ले लेते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूंगा ना तो मेरे पास नीचे जगह आनी चाहिए, तो हम अगर स्क्रॉल करें नीचे तो देखें ये अच्छी खासी जगह आ गई। तो यूज़र्स के लिए अच्छा ये है कि आखिरी एलिमेंट बिल्कुल नीचे ना चिपक रहो, बल्कि उस पर कुछ स्पेसिंग हो। तो अगर मैं देखूं तो आपको ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है ना एरिया, ये सारा का सारा पैडिंग है। और आप यहाँ जाके इसको कंप्यूटेड में भी देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 50 पैडिंग है सबसे नीचे, और लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल की मार्जिन है। तो आई होप दिस मेक्स सेंस, आई होप दिस वॉज यूज़फुल, और आपको अच्छा लगा। एक चैलेंज जो मैं आपको दूंगा वो ये दूंगा कि ये जो ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे, आप देख रहे हो कि ये छोटा हो जाता है जब जगह कम होती है, तो इस तरीके से। और ये देख रहे हैं ये ईमेल यहाँ जा रही है। तो एक चैलेंज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के आखिर में वो ये, फिक्स दिस। कोशिश करें कि मोबाइल के अंदर ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये आगे ना जा रहा हो बल्कि किसी तरह नीचे आ जाए। तो इसको ज़रा करने की कोशिश करें और फिर सबमिट करें, एंड देन वील सी हाउ दिस लुक्स। और मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर इफ़ दिस वीडियो वाज रियली यूज़फुल फॉर यू, अगर आपने इसमें कुछ सीखा है, नहीं सीखा, जस्ट टेल मी। और किस तरह की एप्लीकेशंस हम इन द फ्यूचर बनाएं, और मज़ीद आपको कौन से कोर्स चाहिए। कुछ लोगों ने रिएक्ट का कहा, कुछ लोगों ने एंगुलर का कहा है।
तो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू फील अबाउट दिस, एंड दिस इज़ एसेंशियली द एंड ऑफ दिस होल कोर्स, एंड आई होप कि आपको ये फ़ायदेमंद लगा होगा। इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।